नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां। इस पाठ के लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक बहुत सुंदर कहानी है। ये किसके बारे में है बच्चों? चूड़ियों के बारे में। अब ये चूड़ियां किसकी बनी होती हैं? ये चूड़ियां बनी होती हैं लाख की बनी हुई चूड़ियां। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लाख क्या होता है। अब ये लाख से मतलब ये रुपए वाले लाख नहीं। लाख बच्चों एक तरह का मटेरियल या पदार्थ है जो हमें एक खास तरह के कीड़े से प्राप्त होता है। जैसे रेशम, रेशम भी हमें एक कीड़े से मिलता है ना, उसी तरह लाख भी हमें एक कीड़े से मिलता है। और इसकी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो कि हमारे बहुत सारे काम आती हैं। और उन सारी चीजों में से जो चूड़ियां हैं ये काफी समय से चली आ रही हैं। और बच्चों, गांव देहातों की तरफ आज भी ये चूड़ियां पहनी जाती हैं। शादी के मौके पर अलग अलग समारोहों में लाख की चूड़ियां औरतें पहना करती हैं। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं जो कि किसके बारे में है? लाख की चूड़ियों के बारे में है। तो मैं शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता। बच्चों, ये जो कह रहे हैं कि कौन अच्छा लगता, बदलू है ना, तो ये जो कह रहे हैं वो लेखक हैं कामतानाथ जी। तो लेखक को सबसे पूरे गांव में कौन अच्छा लगता? बदलू, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। यानी जब मुझे अपने मामा के, मैं छुट्टियों में अक्सर मामा के घर गांव जाता और सबसे बड़ा चाव यही था क्योंकि बदलू जो था वो मुझे लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां देता था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी बहुत सुंदर सुंदर गोलियां वो मुझे देता और कोई भी बच्चा उन्हें देख करके मोहित हो जाता। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। यानी बच्चों, यदि हम नानी और मामा के घर जाते हैं तो वहां पर जो उनके भाई वगैरह होते हैं तो वो भी हमें हमारे मामा ही लगे, है ना। और लेकिन बदलू को वो मामा न कहकर, परंतु मैं बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी गांव के बच्चे जो बदलू को काका कहकर पुकारते थे, तो वो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। यानी बदलू का जो मकान था वो कुछ ऊंचाई पर जाकर के बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। यानी मकान के सामने एक बहुत, यानी क्या था, एक बहुत बड़ा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और उसी के नीचे वृक्ष, एक नीम का वृक्ष था और उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके बदलू कार्य किया करता था, जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। यानी क्या करता था, बगल में एक भट्टी रहती थी। भट्टी यानी जिस जो कोयले वगैरह से जलाते हैं, है ना, तो वहां पर उसको लाख को गर्म करने के लिए, यानी लाख को पिघलाने के लिए तो वो जली रहती थी उसके पास। सामने एक लकड़ी की चौखट, चौखट होती है बच्चों दरवाजे पर लगी हुई जो चौखट होती है जिसमें दरवाजे को फिट किया जाता है। और चौखट वो जब मकान बनता है तो एक चौकोर लोहे की या लकड़ी की वो लगा दी जाती है, तो उसे कहते हैं चौखट। पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाह के यानी समान उसे पतला और मतलब चूड़ियों का आकार दिया जाता था। यानी जो चौखट पड़ी रहती थी, यानी जो चौखट लगी हुई है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, है ना, तो फिर उसमें क्या है कि उसे गर्म करने के लिए लाख को, और फिर एक सलाखों जैसा, सलाखें जैसे पतली होती है ना, उस लाख को उस सलाखों जैसा पतला करा जाता।
फिर आगे लेखक बताते हैं कि वो किस तरह से लाख को मुलायम करके और सलाखों पर चढ़ाता हुआ चूड़ियों को आकार देता। फिर बात आगे, यानी पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुगेरियाँ रहती, यानी उसके पास बराबर में ही 4-6 आकार की, यानी आकार प्रकार की, जैसे कि बच्चों वो छोटे आकार की बनानी हो तो छोटी मुगेरी, और बड़े आकार की बनानी हो तो बड़ी बेलननुमा मुगेरियाँ रहती उसके पास, जो आगे से और कैसी होती, उनका जो ढांचा है वो कैसा होता, आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब तक एक एक कर, और यानी इस तरह से तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, यानी बताया कि किस तरह से वो चूड़ी को आकार देता और उसके बाद फिर उन पर कैसे रंगाई की जाती। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है बच्चों एक 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 छोटा सा स्टूल कह लो, है ना, तो और वो कैसा, जिसके 4 पैर और वो बीच में रस्सी से बना हुआ है, तो वो यानी चारपाई का एक छोटा हिस्सा। फिर जो बहुत ही पुरानी थी, और जिसे देख करके लेखक कह रहे हैं कि जो देखने में बहुत ही पुरानी थी, और बगल में यानी साइड में बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, यानी दोपहर में ज्यादातर लेखक का जो समय है वो दोपहर में बदलू के पास जाकर ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता था। लला यानी ये बच्चों जैसे प्यार से हम बेटा कहते हैं, है ना, बच्चा कहते हैं, तो बदलू जो था वो लेखक को प्यार से लला कहता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता, और उसके बाद जैसे ही मैं जाता और वो मुझे देख लेता तो मेरे लिए तुरंत मछिया मंगाता। मैं मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। यानी फिर लेखक कह रहे हैं कि मैं वहां पर बैठ करके लगातार बदलू को चूड़ियां बनाते हुए देखता, और वो दिन में 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बना लेता। एक जोड़े में बच्चों 2 चूड़ियां होती हैं, तो 4-6 जोड़े यानी इतनी सारी वो चूड़ियां बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर, यानी जो मुगेरियां हैं, है ना, बेलन पर चढ़ाकर एक क्षण चुपचाप देखता रहता। यानी आपने देखा पीछे वाले चित्र में कि आपने किस तरह से उसके पास उसके हाथ में एक मुंगेरी सी लगी हुई है, जो क्या है कि कुछ पतली है और पीछे से मोटी है। उस पर फिर सारी चूड़ियों को बनाने के बाद उसमें चढ़ा लेता, और फिर आगे और फिर चुपचाप यानी कुछ क्षण यानी थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी वो फिर इस तरह से देखता, उसे निहारता उन चूड़ियों को, जैसे किसी नववधु की, यानी जो नवविवाहिता है ना, तो उसकी कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार होते हैं बच्चों जो चूड़ियों का काम करते हैं, पहनाने वाला या चूड़ी बेचने वाला, चूड़ी बनाने वाला, उन्हें मनिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ है बच्चों यहाँ पे पुश्तैनी, है ना, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत खपत यानी बच्चों मांग भी बहुत ही थी, यानी पूरे गांव भर में और गांव के आसपास भी उसकी चूड़ियां सभी मांगा करते थे, सबको अच्छी लगती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी, यानी उस गांव में जितनी भी स्त्रियां थी तो वो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहना करती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। बच्चों सबसे बड़ी बात कि यानी वो कभी भी पैसे से चूड़ियों को नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो, वो वाला तरीका था बच्चों। फिर और लोग, और फिर क्या करते थे लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते, यानी अनाज उसे दे जाते, गेहूं वगैरह जो भी अनाज उनके खेतों में होता, और वो उन्हें दे जाते और बदले में उससे चूड़ियां ले जाते। बदलू वास्तव में बहुत सीधा था। यहाँ पर उसके व्यवहार की बात की जा रही है कि वो बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, यानी जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकाल लेना यानी सारी कमी को पूरा कर लेना बच्चों, ये एक मुहावरा है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी सुहाग के जोड़े का बच्चों महत्व ही कुछ और होता है।
इसलिए वो उस समय जिद पकड़ लेता था और जो वो पैसे कहता वही लोगों को देने पड़ते। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। यानी क्या है कि यानी मेरे मामा के यहाँ जब किसी की शादी हुई, किसी लड़की की शादी थी, तो वो जरा सी बात पर बहुत बिगड़ गया था। बिगड़ यानी गुस्सा हो गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना यानी बड़ी मुश्किल होना है ना। लोहे एक मुहावरा है बच्चों ये। बड़ी मुश्किल होना, लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है, यानी मूल्य यानी बच्चों कीमत, है ना, इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, है ना, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपए मिलते हैं सो अलग। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि विवाह के समय उन चूड़ियों का दाम इतना, यानी उनका महत्व इतना हो जाता है कि वो जो जिनके घर में शादी ब्याह है तो वो बड़ी अपनी खुशी से उसे उसकी पत्नी को वस्त्र देते, उसको पगड़ी देते और पैसे जो देते अनाज वगैरह वो तो अलग है। फिर आगे लेखक कहते हैं, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ने लग जाता, यानी उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता, क्रोध आता और कभी कभी तो दो चार बातें उसे सुना भी देता, यानी अच्छी तरह से उसे बता भी देता कि जो उसके मन में होता वो उसे कह डालता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, यानी कौन, बदलू, है ना। लेखक कह रहे हैं कि मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी तो यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द के साथ पकड़कर, यानी अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमा फिरा करती हैं। यानी बच्चों ये उस समय की बात है जब गांव में बुरा माना जाता था कि कोई भी पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के चले। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। फिर वो उनका व्यंग करते हुए कहते हैं कि यानी शहर की जो औरतें होती हैं उनकी कलाइयाँ कैसी होती हैं, नाजुक होती हैं। न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, यानी लाख थोड़ा सा वजनी होता है, यानी वेट होता है उसमें, है ना। न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, यानी उनकी कलाई मुड़ न जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता था, यानी मेरी खूब मेहमान नवाजी करता। जिन दिनों उनकी गाय, यानी जिन दिनों यानी जिस जिस दिन यानी उनकी गाय के दूध होता, यानी जिन दिनों उनकी गाय जब दूध देती वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल पर मुझे आम खिलाता। फिर आगे लेखक कहते हैं कि आम की फसल होने पर वो मुझे दो चार आम रोजाना खिलाता। फिर परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। यानी आम और मलाई की बात तो अलग रही, और सबसे ज्यादा इसलिए मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे एक दो गोलियां लाख की बना करके दे देता था। मैं बहुधा बहुधा यानी प्रायः हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं ज्यादातर मतलब अक्सर मैं मामा के घर हर छुट्टियों में चला जाता और एक आध यानी एक और आधा यानी 1.5 महीने करीब, है ना, महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, यानी दो तीन बार ही गया हूँगा मैं। लेखक फिर कहते हैं तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया और एक लंबी अवधि अवधि यानी समय, यानी एक लंबे समय तक के लिए मैं अपने मामा के गांव न जा सका। जब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था, यानी लेखक कह रहे हैं कि 8-10 साल के बाद जब मैं वहां गांव में गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। यानी कि बच्चों हमारे बचपन के खेल अलग होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर उनमें रुचि नहीं रहती। तो लेखक यहाँ यही कहना चाह रहे हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, यानी उन्हें मुझे उसकी याद नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए, और इस बीच में मैंने ये देखा कि गांव में जितनी भी स्त्रियां हैं जहां तो कहां तक वो तो लाख की चूड़ियां पहना करती थी, है ना, लेकिन आज वो किसकी चूड़ियां पहन रही हैं, कांच की चूड़ियां पहन रही हैं। विरल विरल यानी कम कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी।
यानी मैंने कम ही औरतों के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी लेखक को बदलू का ध्यान कब आया? बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। यानी क्या, मामा की जो लड़की थी वो फिसल के गिर गई। बरसात का समय था और जो चूड़ियां थी हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वो उसकी कलाई में घुस गई। और फिर आगे, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। और यानी उसी बात को लेकर के वो बदलू कहा करता था ना कि लाख की चूड़ियां जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन कांच की चूड़ियां उसे पसंद नहीं थी। तो यानी इसी बात को लेकर के उसे, लेखक को, बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। और फिर लेखक का मन हुआ कि मैं बदलू से जाकर के मिल लूं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। यानी शाम के समय मैं बदलू के घर चला गया घूमते घूमते। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। यानी वहां पर जो बदलू है वो चबूतरे पे, यानी घर के आगे जो ऊंचा स्थान, वहां पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। तो यानी उसने, बदलू ने, लेखक को पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यानी निहारता यानी देर तक मुझे पहचानने के उद्देश्य से मुझे देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन, यानी फिर वो लेखक कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन काका। यानी काका, मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। यानी उसने, लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन हूँ काका, और आपको याद है कि मैं आपसे गोलियां ले जाता था बनवा कर। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी मन, जो बदलू है वो अभी भी चुप है ना, और वो अपनी बातों को याद कर रहा है। स्मृति यानी याद, यानी पटल यानी स्थान, है ना, तो अपनी बीती बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। यानी अतीत के चित्र उतार रहा था, यानी पुराने स्मृतियों को वो दोहरा रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। यानी उसने जैसे ही पीछे दोहराया, अपने स्मृतियों को पीछे दोहराया, अपनी याद को, याददाश्त को दोहराया, तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। यानी फिर लेखक ने कहा, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जब लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया तो फिर क्या हुआ आगे? कुछ देर फिर शांति रही, है ना, कुछ देर वो दोनों चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी मैंने इधर उधर चारों तरफ देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। और अब मुझे उसकी, न तो बदलू की मचिया यानी जहां वो बैठता था, और न वो भट्टी जहां पर वो लाख को गर्म करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। आगे, नहीं लला, काम तो कई साल पहले बंद कर दिया। यानी कई साल पहले ही बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, यानी मेरी बनाई हुई चूड़ियों को अब कोई मतलब पूछता नहीं है, कोई किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना, तो तभी तो मैं बनाऊं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। यानी मशीन युग है, यानी बच्चों मशीन से क्या है, जल्दी चीजें बन जाती हैं, है ना। हाथ से तो कितनी मेहनत लगती है, तो यानी और ज्यादा मटेरियल तैयार होता है, तो इसीलिए क्या है, वो छोटे उद्योग बंद हो गए और जब मशीन के आते ही, तो यहाँ पर मशीनी युग का भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो यानी मशीनी युग है ना लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। फिर आगे देखिए, लेखक कांच लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, यानी मैंने कहा कि यानी कांच तो बहुत जल्दी टूट जाता है ना, और खतरनाक भी होता है। यानी अगर हाथ में घुस जाए तो खूनों की लाइन लगा दे, धार बना दे। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसकी खांसी आ गई। यानी उसे खांसी आ गई, यानी नाजुक तो होता ही है, ये बात तो वो भी मान रहा है। कहते कहते इस बात को उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा बच्चों एक बीमारी, सांस की बीमारी होती है, तो वो लेखक को लगा कि शायद उसे दमा है। उसने मन में सोची ये बात।
अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। यानी उसका शरीर, यानी जैसे जैसे एक कहते हैं ना कि एक अवस्था के बाद उसका जो शरीर है बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन आ गया था और वो ढल चुका था, यानी वो कमजोर पड़ चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी वो इतना कमजोर हो गया था कि उसके माथे पर और उसकी हाथों की जो नसें हैं वो उभर आई थी, यानी ऊपर उठने लगी थी कमजोरी के कारण। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, यानी लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि यानी उस जो वो मन में बात सोच रहे हैं कि कहीं दमा की बीमारी तो नहीं है, तो उसने यानी बदलू ने उसकी उनकी मन की बात भाप ली, लेखक के मन की बात। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी मौसमी खांसी। मौसम यानी मौसम के अनुसार जब मौसम बदलता है तो खांसी और बुखार जैसे होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मुझे यानी लेखक के मन में ये विचार आया कि यानी वो कहीं ना कहीं से अंदर से दुखी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कितने हाथ काट दिए यानी कितने लोगों को जो मजदूरी मिलती थी, और एक मशीन से कहते हैं एक मशीन लगने से 10-100 आदमियों का जो रोजगार है वो बंद हो गया। एक अकेली मशीन कर लेगी और 100 आदमी वो बेरोजगार हो गए। तो यानी यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य यही है कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी फिर हम दोनों शांत बैठे रहे और वो शांति मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलने के लिए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी कहते हैं ना कि एक लहक कर, यानी उत्तर को कुछ और कुछ कहना चाह रहा हो या ना कहना चाह रहा हो, तो वो उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब मुखातिब यानी मुंह घुमाकर बोला, माफ करना लला, मुझे यानी तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह। फिर यानी बदलू कहता है कि वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, क्योंकि वो हमेशा पहले उसे आम खिलाकर, उसे दूध मलाई खिलाकर ही भेजता था। आगे लेखक कहते हैं, मैं चुप हो गया। यानी जब लेखक ने यानी बदलू ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं बिना आम खाए नहीं जाने दूंगा तुम्हें, तो मैं उनकी बात को टाल न सका और मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। यानी मुझे वो समय याद आ गया जब बदलू मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? यानी वो अब इतनी उसकी जो आर्थिक स्थिति वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गाय को चारा खिला सके। पहले तो सब गांव में लाख की चूड़ियां पहनते थे, तो उसका कहते हैं ना कि बदले में वो लोग अनाज दे जाते थे, तो गाय भी पाल लेता था वो, है ना। लेकिन अब स्थिति खराब है क्योंकि अब कांच की चूड़ियां आ गई, है ना। इतने में रज्जो, उसकी बेटी है ना, रज्जो जो उसकी बेटी है, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। यानी है कि ये कौन हंस पड़ा? यानी बदलू हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए इस तरह से कहा कि शहर के बच्चे जो हैं वो कमजोर होते हैं और गांव के थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इस भाव से उसने कहा कि शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने सारे यानी चौगुने आम एक बखत में, यानी एक टाइम में खा लिया करता था, यानी खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लड़ा को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी बच्चों एक तरह की एक वैरायटी है आम की, जैसे लंगड़ा आम होता है ना, दशहरी आम होता है, वैसे ही सिंदूरी आम होता है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, यानी इसी साल इस पे पहला फल आया है, और देखो कैसे हैं इसके आम। रज्जू रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली होता है बच्चों दोनों हाथों को मिला करके, उसमें भर करके उसने लेखक की ओर वो आम बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी थोड़े सी समय के लिए जो मेरी नजर है वो उसकी कलाई पर जाकर के रुक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी उसके हाथ में कांच की नहीं, लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी। यानी फब ना, यानी बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, और मेरे बदलू ने, जब मैं उसकी लाख की चूड़ियों को देख रहा था, तब बदलू ने मेरी मेरी निगाह देख ली कि मैं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ, और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी मैंने ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार जो है उनकी बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे में मुझको दे रहे थे, यानी इसके सिर्फ मुझे 10 आने दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, यानी मैंने वो इतने कम दाम में वो जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, और मैंने उनसे गुस्से में कह दिया कि जाके शहर से ले आओ, मैं नहीं दूंगा इतने पैसों में। मैंने आम ले लिए, यानी लेखक फिर कह रहे हैं कि मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू न हार कर भी हार नहीं सका, यानी हार कर भी, यानी उसने जो उसका स्वाभिमान था, जो उसकी बात थी पहले थी, वो बाद में भी वो नहीं बदला, है ना, कि यानी उसने वो इतने कम दामों में नहीं दिए। और तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि हार कर भी वो हार नहीं मानी उसने। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। यानी कांच की चूड़ियां कैसी होती हैं, जो सुंदर तो बहुत होती हैं लेकिन जरा सी ठे में ही टूट जाती हैं। और फिर क्या है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।